हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? ड्रेनेज। उससे पहले क्या पढ़े थे? फिजिकल डिवीजन। उससे पहले क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन टू इंडिया। अब उम्मीद है कि आप वो सब लेक्चर देखे होंगे और आपको समझ आया होगा, तभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। नहीं तो फिर क्या है, जब क्लाइमेट आपको बताएंगे और इंडिया का आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, एक रफ आइडिया नहीं है, तो अभी जो थोड़ा सा मॉनसून का कॉन्सेप्ट बताएंगे वो थोड़ा समझने में परेशानी होगी। बहुत ब्रीफ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल मॉनसून का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारा है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है आपका, फिर उसके बाद टेज वाला कॉन्सेप्ट आता है, मैस्करीन हाई वाला कॉन्सेप्ट आता है, फिर आपका क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ वाटर एंड लैंड का कॉन्सेप्ट आता है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम अभी बता देंगे इसी में, तो फिर उसको 9th के एनसीईआरटी के साथ रिलेट करने में नहीं बनेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी कहने का मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ेंगे, हम लोग क्लास स्पेसिफिक चल रहे हैं। कि हैप हैजर्ड होने से अच्छा है ना कि जिस क्लास में जो कंटेंट दिया है ना वो माथा में घुसा लेना। वो धीरे धीरे अपने आप अपग्रेड होता रहेगा। अब ज्योग्राफी का अगर आपने 6 से लेके अभी तक फॉलो किया होगा तो आपको पता चला होगा कि आप बहुत थोड़ा सा 6 में पढ़े थे, उससे थोड़ा बढ़ा 7 में, थोड़ा बढ़ा 8 में, थोड़ा 9 में, करते करते 12 तक आओगे तो ज्योग्राफी तो खैर इतने में ही समिट आ जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर के साथ सप्लीमेंट करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो वैसे यहाँ पे भी क्लाइमेट में बहुत कुछ है, इतना कुछ है क्लाइमेट में, ये मतलब क्लाइमेटोलॉजी एक सेक्शन ही पढ़ना है जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका लगभग मान के चलिए कि 8 से 10 लेक्चर्स लगते हैं। तो हम यहाँ क्लास स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा सिर्फ क्लास 9। ये नहीं कहना है कि टीचर ने वो नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, फ्लॉन का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया, तो ये आपका डायनामिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, तो जेट स्ट्रीम नहीं पढ़ाया, वो पढ़ना नहीं अभी, इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे। अभी कुछ बेसिक टर्म समझते। देखिए यहाँ पे आप क्या क्या सीखोगे ऑलरेडी बता चुके, एक बार फिर से बताएंगे। पिछले क्लासेस का अगर आपने वीडियो देखा होगा ना, तो क्लाइमेट का, सीजन का और वेदर का, इन तीनों टर्म्स में आपस में हम डिफरेंस आपको बताए थे। इसके साथ एक और चीज पढ़ेंगे कि भाई इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस कैटेगरी में डालोगे और क्यों डालोगे, विथ रीजन बताएंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, क्लाइमेट। उसके बाद हम समझेंगे कि सीजन्स क्या है। टोटल हम लोग 4 सीजन्स देखेंगे ज्योग्राफिकली। अब देखिए अपने अपने जो माइथोलॉजी हो गया या अपना अपना जो कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गया, उसमें लोग अलग अलग तरह से सीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं। बट यहाँ पे हम सेलिब्रेशन या कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर लेंगे कि जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका इंडिया में कैसे, क्या सब जगह एक जैसा रेनफॉल है या फिर वेरिएबल है। तो इसी चीज को बारी बारी से समझते हैं। तो फटाफट चलिए एक एक करके सारे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं, एक फ्रेश पेज लेते हैं और उसमें अच्छे से बताते हैं, और तब एनसीईआरटी को भी रीड कर लेंगे। देखिए एक टर्म आता है ना, जैसे आप सुनते होंगे कि किसी ने कह दिया कि आज का वेदर सनी, आज का जो वेदर है वो आपका सनी है, मतलब काफी धूप खिला हुआ है। या फिर कह सकते हो कि आज का जो है शेडी है, क्लाउड है, बादल आया हुआ है, एक्सेट्रा। दूसरा है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि आप सुनते हो कि भाई यहाँ का जो क्लाइमेट है किसी जगह का, वो क्लाइमेट है आपका, सपोज है ट्रॉपिकल मानसून टाइप, ट्रॉपिकल मानसून टाइप, जैसे इंडिया का भी अपना है, क्यों है बताते हैं। फिर आप सुनते होंगे कि कोई भी आपका एक कंट्री है, जहां कंट्री स्पेसिफिक आप बातें करते हो, उस कंट्री में आपका क्या है कि एक स्पेसिफिक, मान लो आप कहते हो कि अच्छा अभी विंटर का सीजन है, अभी आपका समर का सीजन है। तो आखिर इन वर्ड्स का क्या मतलब है? अब जैसे एग्जांपल दिए तो उस एग्जांपल से ऑलमोस्ट आपका जो है ना आधा चीज क्लियर हो गया होगा। जब भी आपका क्या है ना कि शॉर्ट ड्यूरेशन का चेंज होता है, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, स्टिल एक बार रिवीजन करा देते हैं, उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे एक दिन है, सुबह में बहुत धूप था तो आपने कह दिया सनी वेदर है, लेकिन दोपहर होते होते बादल छा गया तो आपने कहा कि अच्छा अभी का वेदर जो है काफी क्लाउडी हो गया, शेडी हो गया, रेनफॉल होने वाला है। तो ये जो छोटे ड्यूरेशन का जो आप फ्लक्चुएशंस की बात करते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज वेदर। लेकिन अगर हम कह दिए लॉन्ग टर्म, लगभग कुछ लोग कह लेते हैं एवरेज 30 to 35 ईयर्स का, कि 30 to 35 ईयर्स का किसी एरिया का लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन इन अ पर्टिकुलर एरिया
इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। कि जैसे आज हो सकता है हमारे एरिया में बहुत धूप हो, कल हो सकता है बारिश हो जाए, परसों हो सकता है कि न धूप है न बारिश है बट क्लाउडी सा है, फिर हो सकता है 10 दिन बहुत धूप हो, या किसी एक ही दिन में फ्लक्चुएशंस। तो ऐसे पैरामीटर्स को क्या है कि 30-35 साल का एक एवरेज निकाल लिया और पता चला कि अच्छा इस एरिया में जो आपका लक्षण है वो कुछ ऐसा है जो कि ट्रॉपिकल मॉनसून को डिफाइन करता है, कि गर्मी के टाइम में काफी लंबा धूप का पीरियड होता है, लू चलता है, बारिश के टाइम में आपका क्या होता है कि मॉनसून आता है, बारिश होता है, फिर वापस से सही समय पे वो रिवर्ट हो जाता है। तो ये जो एक एवरेज निकल के आया कि अच्छा ये जो कंडीशंस है फ्लक्चुएटिंग कंडीशन, ये एवरेज डिपिक्ट करता है मॉनसून टाइप के क्लाइमेट को, तो हम उसको कह दिए क्या, क्लाइमेट। लेकिन अगर कोई कंट्री है और वहां पे अगर आपका स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेदर पैटर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, तब उसके लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, तब उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सीजन। मतलब है क्या कि आपका वही एरिया है, वहां का क्लाइमेट है, मान लो कह दिए कि इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून है, लेकिन जो है आपने कहा कि अच्छा इस क्लाइमेट के दौरान साल के ये 3 महीने हैं जो हमें बहुत गर्मी लगता है, तो ये सीजन आपका समर सीजन है। तो ये मतलब कह सकते हो क्लाइमेट और वेदर उसके बीच में जो आपका एक ड्यूरेशन वाला फेज आता है उसको हम कहते हैं सीजन। कहने का मतलब है कि आपका ये जो 30-35 साल का जो एवरेज है ये तो क्लाइमेट है, लेकिन उसी क्लाइमेट में उसी कंट्री में साल के किसी स्पेसिफिक टाइम पे थोड़ा कॉन्स्टेंसी ज्यादा होता है, थोड़ा मिलता जुलता एक जैसा है कि गर्मी है तो गर्मी वाला इन्वायरमेंट होगा, हल्का फुल्का बारिश या धूप छांव आएगा, लेकिन एक एवरेज गर्मी वाला टाइप रहेगा, तब उस वक्त हम कहते क्या है, सीजन कहते हैं। तो इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप, और यहाँ पे आपको 4 सीजन्स देखने को मिलेंगे जो कि साल का अपना एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, जो एक एक करके पढ़ाएंगे। लेकिन पर डे के हिसाब से आप फ्लक्चुएटिंग चेंजेस देखते हो तो दैट इज कॉल्ड एज वेदर। अब आता है एक टर्म जिसको हम कहते हैं क्या, मॉनसून। मॉनसून एक्चुअली कुछ नहीं है, ये है आपका सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। तो ऐसा नहीं कि जो विंड आया वही विंड वापस जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ये मान लो कोई लैंड मास है, ये आपका लैंड है, तो इस लैंड पे किसी एक टाइम आप देखोगे कि हवा ऐसे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पेसिफिक टाइम है, मान लो T1 पीरियड है, इस दौरान आप देखते हो ऐसे हवा चल रहा है, और इसी लैंड पे आप देखोगे T2 टाइम पीरियड चल रहा है, कोई टाइम पीरियड है उसमें लैंड से इधर की तरफ चल रहा है, इधर मान लो लैंड है, इधर मान लो सी। तो ऐसा नहीं कि जो हवा गया वही वापस आया, बिल्कुल नहीं, जो हवा गया उसका जो प्रॉपर्टी था वो तो शेड कर दिया अपना, रेनफॉल लाना था तो लाके अपना वो खत्म हो गया, लेकिन कुछ हालात ऐसे बैठे ना जिसकी वजह से एक नया सेट ऑफ हवा आया, बट अब की बार उसका डायरेक्शन उल्टा है, लैंड से सी की तरफ है। तो ऐसे को कंडीशन, ये अरबिक वर्ड मौसीम से आया है, आप लोग जब ऑप्शनल पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोग इब्न खल्दून के बारे में पढ़ोगे, इब्न बटूटा के बारे में, अरब्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने इसको कॉइन किया था, क्योंकि जब इंडिया आ रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि एक हवा है जो एक स्पेसिफिक टाइम में उनको इंडिया की तरफ ले जाने में मदद किया, और फिर एक स्पेसिफिक टाइम में इंडिया से अवे जाने में हेल्प किया, तो उन्होंने ही मौसम कहा, फिर बाद में वो क्या हो गया, मानसून हो गया। अब आता है क्या कि कंडीशन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग हमेशा लिख लीजिए कि जो एयर है, या कहीं पे एयर ना लिखा हो विंड लिखा हो, तो विंड जो है ये जान लेना ट्रेवल्स फ्रॉम, ये पता ही होगा आपका, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये सारा कंटेंट आपको प्रीवियस क्लासेस के ज्योग्राफी के लेक्चर्स में मिला हुआ है, 6 to 8 तक आप पढ़िए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर इसका मतलब है कि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या है आपके, ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है तो आपस में कोलिजन उन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा, और किसी की एनर्जी ज्यादा है। अब दूसरे तरफ आपका क्या है कि एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो कम है, जिस वजह से कोलिजन मतलब आपस में जो टकराने का इंटेंसिटी है वो क्या है, कम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है। तो अब आप ही बताओ कोई चीज अपने हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाएगा या लो से हाई। तो जब भी हम कहते हैं कि किसी भी चीज का साइमल्टेनियस, या कह सकते हो सॉरी स्पॉन्टेनियस या कुछ नहीं ऑटोमेटिक या सेल्फ,
कि बिना किसी मशीन बैटरी एनर्जी खर्च किए हम चाहते हैं कि उसका जो हालात बना है उसी अनुसार खुद से मूव करे, तो हमेशा किधर से किधर जाएगा, हाई टू लो की तरफ जाएगा। इसीलिए हमेशा जो हवा है या कुछ भी कोई भी फ्लूइड है, पानी ही है, आप टेबल पे पानी गिरा दिए छोड़ दो तो देखना टेबल से वो नीचे जाएगा, ना कि नीचे से ऊपर। हाँ, नीचे से ऊपर आपको करना है तो आपको बीच में एक मशीन लगाना होगा, बैटरी लगाना होगा, एनर्जी खपत करना होगा, तो एनर्जी लगा के वो पानी को खींचेगा मशीन और फिर ऊपर की तरफ ले जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि वो अपने हालात के अनुसार खुद से तय करे कि किधर मूव करना है, आप बाहर से कोई एनर्जी नहीं लगाना चाहते हो, तो कोई भी चीज हमेशा अपने हाई से किसकी तरफ जाता है, लो की तरफ जाता है। अब उसके बाद आता है कि इंडिया जो है, हम कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल है। प्लस यहां कहने को मिलता है कि मॉनसून है। तो मॉनसून क्यों है ये तो आप समझ गए, क्योंकि यहां पे हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि आपको क्या देखने को मिलेगा, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक रेनफॉल का पैटर्न होगा, वेट एंड ड्राई पीरियड आपको देखने को मिलेगा, गर्मी के टाइम पे बारिश का प्रोबेबिलिटी बनेगा, लेकिन ठंडे के टाइम पे मौसम ड्राई होगा, जो अभी थोड़ी देर में हम इसको बताएंगे। ट्रॉपिकल कैसे है, क्योंकि इंडिया का जो लैंड है, इंडिया का लैंड अगर देखो तो आपका साउथ इंडिया ट्रॉपिकल है। पिछले ही लेक्चर्स में पढ़ाए थे कि 22 डिग्री से साउथ की तरफ जाते जो पेनिनसुला बनता है तो वो आपका कैसा है, ट्रॉपिकल है। लेकिन जो आपका ये है नॉर्थ इंडिया है वो कैसा है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में आता है। जरा लॉजिक लगा लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक है तो वहीं तक आपका ट्रॉपिकल है। उसके बियॉन्ड जो आता है वो कैसा है, टेम्परेट जोन है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपको किधर दिखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में। स्टिल हम कहते हैं कि नहीं, इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल ही है, हम ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट को इग्नोर करते हैं। इसका रीजन है, और ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन है, रीजन है। अगर वो रीजन नहीं होता ना तो शायद आज इंडिया दो हिस्सों में, दो क्लाइमेटिक हिस्सों में बटा होता। तो एक बार मैप पे आते हैं, इसका रीजन के लिए बताते हैं। देखिए कोई भी एक मैप पकड़ते हैं हम लोग, हाँ चलो यहीं पे ये मैप पकड़ते हैं। याद होगा कि इधर में हम लोग पढ़े थे कि इधर में आपका क्या था, पूरा ये बेल्ट पूरा किसका था, हिमालयाज का था। इस हिमालय की वजह से जो इधर से आपका कोल्ड विंड आता है ना, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है जो काफी कोल्ड है, उधर से जो आ रहा है उसको ये हिमालय क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है। अगर ये नहीं होता ना तो ये कोल्ड विंड आता और नॉर्थ इंडिया एक्सट्रीमली कोल्ड रहता, ऑलमोस्ट क्या रहता कि बहुत टाइम तक ये फ्रोजन एरिया रहता, और जो साउथ इंडिया होता वो एक्सट्रीमली हॉट वाला पोर्शन रहता। बट इस हिमालय की वजह से होता क्या है ना कि ये जो मॉनसूनल विंड्स आता है ये पहले ऐसे आया, फिर टाइम आएगा तो ऐसे रिवर्ट करेगा, तो इन सभी लैंड पे जो है ना, नया बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होगा साइबेरिया जैसा, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट होगा। तो मतलब है कि एक तरह से एवरेज बैलेंस आउट हो जाएगा, ऐसा होगा कि आप हैबिटेबल होगा। नहीं तो अभी जो आपको लगता है कि लद्दाख बहुत कोल्ड है, लाहौल स्पीति बहुत कोल्ड है, वो कुछ भी नहीं है कोल्ड। जब ये हिमालय नहीं होता, साइबेरिया के जो विंड्स आ रहे होते ना, उस वजह से आपका क्या होता कि वो इससे 50 डिग्री के आसपास डाउन हो सकता था टेम्परेचर, जितना अभी एवरेज है। तो इसी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमालयास जो आपका क्या है ना कि क्लाइमेट यूनिफाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे मेंस में पूछ सकता है, हिमालय क्या करता है ना, एक तरह से कल्चरल, रिलीजियस और सीजनल या क्लाइमेटिक यूनिफिकेशन का काम करता है। तो ये आपका ड्यू टू हिमालयास, ये जो आपका मॉनसून विंड है, मॉनसून विंड ये आपका एस्केप नहीं करता, वरना मानसून आता चलते ही चला जाता, कहीं और जाके बीच में हल्का फुल्का बारिश होता और कहीं जाके अपना ड्राई हो जाता। एस्केप पूरी तरह से नहीं करता है। एंड प्लस ये हिमालय ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसको, एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स फ्रॉम साइबेरिया। तो ये बात आपको नोट करके, तो अब से कभी भी पूछे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है तो कहना रीजन तो आपका टेम्परेट में भी पड़ता है, बट एक यूनिफाइड कह सकते ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, कारण हिमालय है, कारण सीजनल रिवर्सल है। तो ये चीज हो गया। अब आता है अगला चीज, साथ में आप नोट्स फटाफट बनाते रहिए क्योंकि हमें भी कोई शौक नहीं इतना लिखने का। पीपीटी बना लेते और आपको दिखा देते और स्लाइड मूव ऑन करते रहते, 30-40 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाता, उसके बाद फिर आपका झंझट रहता। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए, तो आपके दिमाग में वो है ना बैठता जाएगा और एक लिखने का हैबिट होगा, तो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको परेशानी नहीं होगी।
अब हम पढ़ते हैं क्या, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अफेक्टिंग क्लाइमेट किसका, इंडिया का, बट ऑब्वियस हम इंडिया का सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडिया पे फोकस करेंगे, डिटेल में वर्ल्ड पे फोकस करेंगे, पार्शियली ऊपर ऊपर से करंट वगैरह पढ़ेंगे, देखेंगे आगे। तो सबसे पहला क्या है आपका लैटिट्यूड, दूसरा है ऑल्टीट्यूड, राइम करता है इसलिए दोनों ले लिया। अब देखो लैटिट्यूड क्या पढ़े थे कि जब भी आप 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ोगे, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते इंडिया का मैक्सिमम लिमिट क्या है 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो होता क्या है कि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगता है, धीरे धीरे जो है वो आपका सन का जो इंटेंसिटी है वो क्या होने लगता है, कम। यही इंडिया में भी होता है। तो चूंकि हिमालय है तो इस वजह से क्या होता है ना कि बहुत एक्सट्रीम नहीं पहुंच पाता, हिमालय नहीं होता, तो वही होता है एवरेज जो हम लोग अज्यूम करते हैं कि आपका 23.5 डिग्री के ऊपर जाते तो एकदम से बर्फ पूरा जमा रहता, साल के आधा टाइम पे काफी ठंडा होता, नीचे आते तो आपका अच्छा खासा हॉट वेदर होता। तो जैसे जैसे आप लैटिट्यूड से दूर जाओगे ना, तो एग्जाम्पल के तौर पर एक कोट कर लो, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप साउथ इंडिया में कहीं पे हो, ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि आप मुंबई में, तो मुंबई में आप देखोगे ना कि एवरेज टेम्परेचर सालों भर मेंटेन्ड है, ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। लेकिन वही है कि आप बढ़ते बढ़ते चले गए दिल्ली, और फिर आप बढ़ते बढ़ते मान लो है कि आप चले गए श्रीनगर, श्रीनगर पहलगाम इधर चले गए या लद्दाख लेह चले गए, तो आप देखना कि इधर में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। दिल्ली में आपका कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट है, समुद्र से बहुत दूर है, यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंडी बहुत पड़ता है। श्रीनगर में जाओगे तो ठंडी का जो ड्यूरेशन है, विंटर का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सन का इंटेंसिटी कम हो रहा है। सन का इंटेंसिटी कम हो रहा है कैसे, ऑल्टीट्यूड को मिटा देते हैं। ये जो आपका अर्थ है ये ऐसे इंक्लाइंड है ना, ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। तो खैर साउथ वाले से अपने को मतलब नहीं है। तो सन क्या होता है, सन जो शाइन करता है ये आपका इससे इसके बीच में ही आपका इसका साइन रहता है। कभी ऐसे ऊपर अपेरेंट मूवमेंट होता है, नीचे मूवमेंट होता है, वो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। अब ये चीज डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं कि कैसे इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस पे आपका बहुत हाई टेम्परेचर बैलेंस टेम्परेचर होता है, ये आप देख लेंगे। इसके बियॉन्ड देख रहे हो, इसके बियॉन्ड क्या हो रहा है, स्लांटिंग रेज जा रहा है। क्या जा रहा है, स्लांटिंग रेज जा रहा है। तो हम बताए थे ना कि इंटेंसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है कि कुछ भी आपका जो हीट आ रहा है सन का, कोई भी पैरामीटर ले लो, पर यूनिट एरिया कितना पड़ रहा है। तो अगर आपका जो स्लांटिंग है कोई चीज, रेडिएशन स्लांटिंग है, तो उस जैसे होता क्या है, एरिया का कवरेज देखो ज्यादा है, एरिया का कवरेज पूरा ऐसे फैला हुआ है, यहाँ कम एरिया में फैला हुआ है। तो एरिया ज्यादा हो गया तो अपने आप इंटेंसिटी क्या हो गया, तुम्हारा इंटेंसिटी कम हो गया। तो सन से ऐसा नहीं कि हीट कम आ रहा है, सन पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करता है, उतना ही रेडिएशन पोल्स को भी देता है, उतना ही इक्वेटर को भी। लेकिन चूंकि एरिया का फर्क आ जाता है ना, इसीलिए इंटेंसिटी कहीं ज्यादा होता है और कहीं पे आपका क्या होता है, कम होता है। दूसरा फैक्टर कौन सा हो गया, तो दूसरा फैक्टर हो गया अपना ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हो गया क्या, आपका हाइट हो गया। हाइट का मतलब हो गया कि जैसे बताए थे पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है, बट स्टिल एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता है वैसे वैसे होता क्या है, एयर का जो थिकनेस है वो कम होता है। एयर का थिकनेस कम हो रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहा है। मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो कोलिजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कोलिजन कम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम है। अब जिन्होंने नहीं भी साइंस पढ़ा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ जाएंगे, और जो पढ़े हैं वो आपका हाफ के टी स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगा लेंगे। लेकिन छोड़ दो, नहीं याद है उसको जाने दो, वरना फिर टेंशन होने लगा कि अच्छा वो भी पढ़ना ये भी पढ़ना। कुछ नहीं पढ़ना, खुद ही सोचो ना भाई। जब भी कोई चीज टकराता है, जितना ज्यादा आपस में हीट भी तो उतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है। नहीं अगर भरोसा है तो क्या करो, खुद का हाथ ले लो और उस हाथ को क्या करो ना कि टेबल पे बड़े आराम से धीरे धीरे टैप करो। आपको ऐसा लगेगा ना कि हमको हीट फील हो रहा है। या फिर पेन ले लो, अब पेन को धीरे धीरे टेबल पे आप मारते चलो, और फिर थोड़ी देर के बाद ना 50-60 बार आप उस टेबल पे जोर जोर से नहीं, आराम से मारो, छूना, तो देखना लगेगा कि अच्छा वो पेन हीटेड हो गया। और थोड़ा जोर से उसको घसोगे, कोलिजन ज्यादा जोर से होगा तो देखना बहुत ज्यादा जोर से हीट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कम होता जा रहा है, इसका मतलब हीट क्या होगा, कम होगा। हीट कम होगा, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा।
तो इसीलिए आप देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से, कोई भी ऐसा सिटी जो कॉमन है, एग्जाम्पल आप ले लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल है, ले लेते हैं आपका सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। दोनों का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखोगे ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मतलब सिलीगुड़ी के माथे पे दार्जिलिंग है, लेकिन यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ टेम्परेचर फील क्या होगा, कम। क्यों? ये फर्क आया किसकी वजह से, हाइट की वजह से। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं अंबाला का, और आप ले सकते हैं शिमला का, अंबाला का, मनाली का। बहुत ज्यादा जो है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि हाइट पे है शिमला और मनाली, तो वहां पे टेम्परेचर कम है, और ये कम हाइट पे है तो टेम्परेचर क्या है आपका, ज्यादा है। ज्यादा है क्योंकि लॉजिक बताए थे ना कि जितना ज्यादा हाइट होगा एयर का थिकनेस कम होने लगेगा, मॉलिक्यूल्स कम होगा, कोलिजन कम होगा, एनर्जी कम होगा, टकराएगा कम तो हीट कम प्रोड्यूस करेगा, तो इसी वजह से टेम्परेचर कम होगा। यानी कह सकते हो कि हाइट इज ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हो गया अपना दूसरा फैक्टर। चलो तीसरा फैक्टर आ गया आपका प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स, तो खैर प्रेशर तो आप जानते ही हो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, टेम्परेचर पे। सी लेवल पे आप देखोगे कि आपको थोड़ा सा ये हीट का फीलिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। सी लेवल मतलब जो नॉर्मल आपका एक सी का जो लेवल है, मतलब एक समतल इलाका है, वहां से हम लेवल नाप लेते हैं और उससे ऊपर जैसे जाते रहते हैं आपका घटता रहता है। लेकिन अगर क्या है कि आप उसी सेम जगह पे, ऐसा नहीं कि आप वो लैटिट्यूड चेंज कर लेना, सेम लैटिट्यूड पे, सेम लैटिट्यूड की बात करें, उसी सेम लैटिट्यूड पे, मतलब मान लो ये सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का एग्जांपल ले लो, उसी सेम लैटिट्यूड पे आप ऊपर बढ़ते जाओ तो क्या होने लगता है, टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम यानी प्रेशर कम, और ये तो है भी फैक्ट है कि जितना ऊपर जाते जाओगे आपका एयर का कॉलम क्या होगा, पतला होता जाएगा। एयर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जो विंड्स है वो भी प्रभाव करता है। अगर वहां जो हवा बह रहा है वो कोल्ड विंड है तो वहां का टेम्परेचर क्या कर देगा, कम कर देगा, क्लाइमेट आपका जो है कोल्ड वाले कंडीशन में चला जाएगा। अगर वहां पे हॉट विंड ब्लो कर रहा है तो वहां पे टेम्परेचर क्या कर देगा, ज्यादा। जैसे हमारे क्लाइमेट में एक सीजन आता है साल भर का, समर सीजन, उस समय बहुत गर्म हवा, लू बहता है, तो हवा गर्म है इसलिए हीट का फीलिंग और क्या होता है, ज्यादा होता है। समर का जो फीलिंग है वो और भी ज्यादा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो विंड है वो भी आपके एरिया के टेम्परेचर और क्लाइमेट को ये करता है, अफेक्ट करता है। अब क्या है, अगला जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि समुद्र से कितना दूरी है। तो समुद्र से कितना दूरी है वो चीज हमारा क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब है कि मैरी टाइम इन्फ्लुएंस, मैरी टाइम इन्फ्लुएंस भी इसको कहते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, आपको पता है वाटर जो है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अब ये टर्म देख के घबराना नहीं कि पता नहीं कौन सी है ये, सिंपल सा मतलब समझो ना कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज है कि उसको आपको गर्म करने में, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में आपको बहुत ज्यादा हीटिंग लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लंबे समय तक टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन, कोई भी मटेरियल जिसको आपको लंबा हीट करना पड़ता है गर्म करने के लिए, तो हम कहते हैं कि उसका स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है। लैंड का जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है। तो अब आप देखो कि ये एरिया है, सपोज है ये आपका कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया। तो अब यहां पे क्या है, लैंड है, सॉरी यहां पे आपका वाटर है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका क्या अरेबियन सी है, इधर भी वाटर है। तो अब वाटर क्या हो रहा है, देरी से गर्म भी हो रहा है और देरी से ठंडा भी हो रहा है। मतलब ये बात याद रखिएगा कि वाटर जो है हीट और कूल दोनों बहुत स्लोली होता है, उसके तुलना में लैंड जो है वो हीट और कूल जो है वो काफी रैपिडली हो जाता है, फास्टली हो जाता है। तो अब क्या है कि डे का टाइम ले लो, डे का टाइम ले लो, तो इस दौरान क्या है कि आपका वाटर उतना हीट नहीं हुआ है, रिलेटिवली इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। और जो आपका ये है लैंड है वो काफी तेजी से क्या हो गया, हीट हो गया है। हीट हो गया है तो यहां से हवा जो है इस तरीके से उठता है, तो यहां पे आपका क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया।
क्योंकि यहां से जो है ना हीट हो गया, तो हीट होके जो हवा उड़ा, तो हवा जहां जाएगा ऊपर वाले एरिया में प्रेशर हाई करेगा, लेकिन नीचे से तो हवा खाली हो गया ना। हीटिंग करते 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 जो हवा उड़ गया, तो नीचे का एरिया तो खाली हो गया। अब हवा बहुत कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। जबकि यहां भी हीट होने में टाइम लगा, तो यहां पे आपका प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो क्या बताए थे कि जो यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो कोई भी चीज हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, इधर से इधर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। तो ये आपका जो है ना एक तरह से मैरीटाइम इन्फ्लुएंस करेगा लैंड को एक्सेसिव हीटिंग से प्रिवेंट करेगा। कौन, सी ब्रीज। इसी वजह से कोस्टल एरिया में ना वो धूप उतना ही पड़ रहा है, बट उतना ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि आसपास पानी का, आप खुद भी नोटिस करना ना कि आप बहुत बड़ी गर्मी में जो है आप पेड़ के नीचे बैठे हो या किसी तालाब के किनारे, तो आपको उतना ज्यादा गर्मी नहीं लगता है। लेकिन वही है कि आप पानी से, पेड़ से काफी दूर हो, तो आपको गर्मी क्या होता है, ज्यादा फील होता है। तो ये मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कॉज करता है, मॉडरेट कर देता है। वही नाइट टाइम में ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट ऑफ डे टाइम। वैसे ब्रीज को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। क्योंकि रात होगा तो अगेन आपका लैंड जल्दी कूल हो जाएगा, वाटर जो है उसको कूल होने में समय लगेगा। तो वाटर जो है अभी वार्म है, दिन भर की गर्मी से धीरे धीरे होते होते ये अब गर्म हो गया है, अब इसको ठंडा में होने में समय लगेगा, लेकिन लैंड फटक से कूल हो गया। तो यहाँ जो वार्म हो गया, इस जगह पे प्रेशर कम पड़ गया, इधर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि जहां पे आपका गर्मी है वहां से हवा ही उड़ गया ना। हवा उड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, वो जगह खाली हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो इधर से इधर विंड बहेगा। इसको हम कहेंगे क्या, लैंड ब्रीज। तो इसीलिए देखना, जिस एरिया में, ये बात ध्यान में रखना, जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है वहां का हवा हीट होके ऊपर चला जाएगा, तो वैसे एरिया में लैंड के नजदीक का प्रेशर कम हो जाएगा और उसका हवा सारा ऊपर चला गया, तो ऊपर के एरिया में जाके क्या, सब हवा एक्यूमुलेट होगा, बादल बनेगा, तो उस पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और वही अगर ठंडा होने लगता है, कंडेंस होता है, तो वही वाटर वेपर बरस के बारिश के फॉर्म में गिर जाता है, या स्नो के फॉर्म में, या हेल के फॉर्म में गिर जाता है। तो अब ये चीज है, तो मतलब सिंपल सा बात समझो कि कहीं पे भी ये एयर है, ठीक है। फिर से एक बार समझो, इसमें आपने हीट सप्लाई किया तो टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो ये उड़ गया, ऊपर चला गया, तो ऊपर वाले हिस्से में जाके आपका हवा एक्यूमुलेट हुआ। नीचे का जो एरिया है, इस एरिया में एयर का जो कॉलम है वो क्या पड़ गया, कम पड़ गया। एयर का कॉलम पड़ गया, मॉलिक्यूल्स कम पड़ गया, तो ऑब्वियसली यहां पे आपका प्रेशर क्या पड़ेगा, कम हो जाएगा ना। अब आता है हमारा जो अगला फैक्टर है, तो इसलिए हम एक और चीज नोट करके लिख लीजिए, फिर आगे देखेंगे नोट करके। तो जो भी एरिया, जो कोस्टल एरिया है वहां पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, जिस वजह से मॉडरेट क्लाइमेट होता है। लेकिन वही है कि एरिया जो अवे फ्रॉम सी है, अवे फ्रॉम सी या ओशन, क्योंकि जितना इंपैक्ट वास्ट सी ओशन कर सकता है ना, उतना तालाब या नदी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका दिल्ली है, यूपी है, ये सब सी से बहुत दूर है। ऐसा नहीं कि इधर नदी वदी नहीं बह रहा है, लेकिन जो सी इतना बड़ा इंपैक्ट कर सकता है ना, वो सब नहीं कर पाता है। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल टाइप, मतलब काफी हार्श कंडीशन होगा, गर्मी भी बहुत पड़ेगा और ठंडा भी बहुत पड़ेगा। नेक्स्ट आपका फैक्टर आ जाता है ओशन करंट, जो कि हायर क्लास में पढ़ेंगे। ओशन का जो वाटर है, जो ऐसा लगता है ना कि एक ओशन है, उसमें वाटर का कुछ कॉलम बड़ा तेजी से मूव कर रहा है, मतलब ऐसा लगता है ओशन है और उसमें अलग से एक नदी चल रहा है, उसी को करंट कहते हैं। इसको टाइड वाइड से कंफ्यूज मत होना, भी रहने दो, बस सिंपल सा समझो, ओशन का पानी मूव कर रहा है, वो करंट है। डिटेल में हायर क्लास में आपको हम टाइड का, ओशन करंट का और वेव का अच्छे से फर्क समझाएंगे। अब जो ओशन करंट होता है, अगर ये वार्म करंट है, तो जिस एरिया के पास बह रहा है उसका टेम्परेचर क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे इक्वेटोरियल करंट है, वो ज्यादा कर देगा, टेम्परेचर ज्यादा कर देगा। लेकिन अगर कोल्ड है, जैसे बेंगुएला करंट हो गया, पेरू करंट हो गया, तो वहां का टेम्परेचर क्या कर देगा, कम कर देगा, ड्राइनेस ला देगा।
ड्राइनेस ला देगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो उसमें मॉइस्चर का कंटेंट भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हीटिंग नहीं हुआ है। हीटिंग होता है तब ना वाटर जो जमीन का होता है वो इवेपोरेट करके मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है एयर में, बट वो नहीं है, जबकि यहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि जीरो होगा, अगर यहाँ 10 यूनिट है कोल्ड में तो वहां पे आपका जो है वार्म वाले हिस्से में 15 यूनिट होगा। रिलेटिव टर्म्स है। नेक्स्ट आता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है कि वहां का क्या आपका टोपोग्राफी है, क्या आपके वेरियस फीचर्स के जो है वो हाइट है, ये सब देखने को मिलता है। तो ये भी आपका तय करता है कि कैसा आपका उस जगह का क्लाइमेट होगा या उस जगह का कंडीशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, मान लो लेह का एग्जांपल ले लो, और मान लेते हैं कि आप जो है दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है लैटिट्यूड वगैरह का। या फिर उससे भी अच्छा आप ले लो ऋषिकेश का एग्जाम्पल, ये हरिद्वार का एग्जाम्पल ले लो, हरिद्वार का एग्जाम्पल ले लो, और आप मान लेते हैं कि ले लो केदारनाथ का एग्जाम्पल। लैटिट्यूड में बहुत ऐसा नहीं कि 10 डिग्री का फर्क है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि टोपोग्राफी में फर्क आ जा रहा है, हाइट का वेरिएबिलिटी जो है वो ज्यादा केदारनाथ में देखने को मिल रहा है, तो वहां पे अलग तरीके से कोल्ड विंड्स बह रहा है, थोड़ा ठंडा कंडीशन है, और हरिद्वार में ऐसा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा रिलेटिवली प्लेन है। ये सब फीचर्स हो गया जो कि क्लाइमेट को ये कर रहा है। अब बात करें सीजन्स की, तो ज्योग्राफिकली सीजन्स आपके क्या है, 4 है। एक आता है ऑन एवरेज। अब देखो मंथ का वेरिएशन होता है, लेकिन एक हम एवरेज की बात करते हैं। जैसे क्या है, मार्च टू मई का महीना, इसको बोला जाता है कि ये आपका हॉट समर सीजन है, हॉट समर सीजन। दूसरा है कि मान के चलते हैं जून और सितंबर, कहीं पे आप देखोगे ना ऐसे जून अगस्त दिया रहता है या जुलाई सितंबर रहता है, तो उससे उतना परेशान नहीं होना, एक एवरेज है। ये कहता है कि ये है आपका कौन सा टाइम, एडवांसिंग मॉनसून का टाइम है। तीसरा जो है ये आपका अक्टूबर से नवंबर ऑन एन एवरेज, ये कहता है रिट्रीटिंग मॉनसून का फेज है। एंड चौथा जो है ये आपका मान के चलो लगभग दिसंबर से फेब के बीच है, ये आपका कोल्ड विंटर सीजन है। अब ये कैसे होता है डिफाइन, इसको ना मैप में लेके चलते, लिखेंगे कम और मैप में समझाएंगे ज्यादा, क्योंकि बुक में सब लिखा हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी एक मैप पकड़ते हैं, चलो ये वाला मैप लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है इस पे वो छोड़ो, मैप इंडिया का एक नक्शा बना ना, उस हिसाब से समझते हैं। देखिए यहां पे लगभग आपका क्या है ना कि जो सन है, इधर मान लो सन लिख रहा है, ठीक है, सन ये लगभग जो है इधर में आ गया, तो सन इधर में है, यहां पे आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा पड़ रहा है, हीटिंग आपका काफी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, हीटिंग ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और उस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपका मार्च, याद होगा पिछला लेक्चर जिन्होंने देखा या बेसिक आपको पता है, तो मार्च आपका इक्विनॉक्स का टाइम होता है। उसके बाद धीरे धीरे सन जो है ना वो आपका क्या हो रहा है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और हम ये जून की बात करें, मान लो 21 जून की बात करें, एक्सट्रीम गर्मी का सीजन टाइम है, और यहाँ समर सॉल्स्टिस होता है आपका, मान लेते हैं कि कैंसर के पास है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा हीटिंग होगा, तो ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज्यादा लगेगा, गर्मी बहुत ज्यादा होगा, ड्राई हवा, डस्टी विंड चलेगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा, यहाँ लू देखने को मिलेगा। तो ये सब सिचुएशन जब सन जो है वो आपका नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, उस दौरान आपका जो सीजन पड़ेगा, उस सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, समर सीजन। बहुत बेसिक सा चीज है, क्योंकि सबको सन पे डिपेंड कर रहा है भाई। सन का जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, हीट तो वो सबको बराबर दे रहा है, एरिया के हिसाब से जहां वो एकदम से कम एरिया में ज्यादा हीट दे रहा है, तो वैसे एरिया में आपका क्या होगा ना, हीटिंग ज्यादा फील होगा, तो उस दौरान आपका कौन सा सीजन होगा, समर सीजन। अब दूसरा चीज देखते हैं, मानसून की बात करते हैं। हम बहुत बेसिक बता रहे हैं, यहां बहुत सारा कंसेप्ट आपका नहीं बताया हुआ है, इसलिए ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। यहां पे अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, समर में काफी ज्यादा हीट हो गया, तो यहां लो प्रेशर हो गया, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए वो जल्दी हीट नहीं हुआ, यहां रिलेटिवली क्या है, हाई प्रेशर है। यहां कम हीट हुआ है, लैंड जो है हीट ज्यादा हो गया, लो प्रेशर हो गया है।
ये इतना आसान नहीं है मानसून, इसलिए ये बात भी ध्यान में रखना कि ये जो बता रहे हैं ना वो पूरे मानसून का सिर्फ एक ही पॉइंट आपको बता रहे, एक पॉइंट, नॉट एक टॉपिक। तो अब देखो क्या हो रहा है कि इधर में हाई प्रेशर है, लैंड पे लो प्रेशर है, तो अब क्या होगा, हवा बहेगा इसे। लेकिन आप जानते हो कि अर्थ पे एक अपरेंट फोर्स चलता है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। और इस चीज का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर्स में है, बताए हैं कि जिधर से कोरियोलिस फोर्स चल रहा है उसके हवा के डायरेक्शन, जिधर से हवा चल रहा है उसके डायरेक्शन में अपना मुंह लेके खड़े हो जाओ, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट डेविएट करेगा कोरियोलिस और साउथ में आपका लेफ्ट करेगा। ये चीज पढ़ाया हुआ है, तो अब डिस्क्रिप्शन में दिए गए ना प्लेलिस्ट से जाके बाकी ज्योग्राफी के लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है डाउट। तो अब ये जा तो रहा है सीधा, लेकिन इस पे लग रहा है राइट डायरेक्शन की तरफ कौन सा फोर्स, एक फोर्स जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। अपरेंट है किसकी वजह से लगता है ना, अर्थ के रोटेशन की वजह से लगता है। अपरेंट है मतलब रियलिटी में आपको नहीं दिखा कि कोई धक्का मार रहा है, लेकिन वो अपने आप लगता है कि अच्छा ऐसा होता है। जैसे आप मान लो गोल गोल घूमने वाला झूला है, झूला पे आप घूम रहे हो और वहां से आप बॉल फेंको, तो आपको लगता है ना कि हम गोल गोल घूमेंगे, बॉलो मेरे साथ गोल गोल घूमेगा, लेकिन आप देखते हो कैसे जाता है, रेडियली बाहर की तरफ फेंकाता है। तो वो ऐसा नहीं कि कोई फोर्स आपका दिख रहा है, बट आपको आप समझ गए कि कुछ तो है अपेरेंटली एग्जिस्ट कर रहा है जो कि उस बॉल को मेरे हिसाब से घूमने की बजाय उधर तरफ बाहर की तरफ फेंक दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हो उसको। तो उसी तरह से एक दूसरा फोर्स है यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि ये डेविएट जब हो जाएगा राइट की तरफ तो ऐसे जाएगा, राइट की तरफ डेविएट होगा तो ये क्या होगा, इधर की तरफ चला जाएगा। सेम है यहां से भी आता है, बे ऑफ बंगाल से भी ऐसा थोड़ी है, इधर इंडियन ओशन से भी, बे ऑफ बंगाल से भी। लेकिन आप बे ऑफ बंगाल के हिस्से में जो है ना, इंडिया का कोस्ट आपका बहुत अच्छे से नहीं ये होता है, टकराता है, क्योंकि होता क्या है, कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ डेविएट कर रहा है, अब कोस्ट उस हिस्से में पड़ ही नहीं रहा, तो ये आपका मूव किया। यहाँ पे एक माउंटेन है अराकन, अराकन योमा, हिमालय का ही एक्सटेंशन है अराकन योमा, पेकू योमा, और वही और आगे जाके क्या है अंडमान निकोबार भी बनाता है। तो ये ऐसे करके गया, इससे टकराया और टकराने के साथ इधर भी बारिश किया और कुछ इधर भी डेविएट कर गया, तो ऐसे गया, इधर गया, छितिर बितिर हो गया। तो मतलब बे ऑफ बंगाल वाले से साउथ इंडिया में बारिश नहीं हुआ, जाके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुआ, गंगा वाले हिस्से में हुआ, म्यांमार वाले में हुआ, और अरेबियन वाला, क्योंकि देखो कोरियोलिस फोर्स हर जगह दाएं ही घुमाएगा, तो बे ऑफ बंगाल में भी दाएं ही घुमा रहा है, तो उस दाएं हिस्से में आपका इंडिया का मेन लैंड नहीं है, वो आपका अंडमान का हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा है। चूंकि पहाड़ से टकराया तो कुछ हवा टकरा के जो है घूम के चला गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बंगाल साइड में, और वो फिर अंदर की तरफ पहुंचेगा। तो ये आपका बे ऑफ बंगाल से कभी भी पूछे एकदम माथा में बैठा लो और लिख लो नोट करके, बे ऑफ बंगाल वाले एडवांसिंग मानसून से, एडवांसिंग मतलब आ रहा है लैंड के तरफ, उससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इस सब में उतना बारिश नहीं होता है। ये जाके नॉर्थ ईस्ट में, चेरापूंजी में, इन सब में बारिश करवाता है, म्यांमार में करवाता है आपका, लेकिन साउथ इंडिया में उतना नहीं होता है। जबकि अरेबियन सी के ब्रांच से आपका क्या होता है, वेस्टर्न घाट से टकराता है और मुंबई, केरला, इन सब में बहुत ज्यादा बारिश करता है, और ये अंदर की तरफ भी घुसता है, अंदर की तरफ भी आता है। लेकिन जितना दूर जाते जाएगा हवा जो है, मॉइस्चर वाला विंड, क्योंकि समुद्र से निकला है तो मॉइस्चर है उसमें, जितना दूर जाएगा तो वो सूखता जाएगा ना, उड़ता जाएगा उसका मॉइस्चर। तो ये आपका अंदर जाते जाते उतना बारिश नहीं कॉज करता है जितना आपका कोस्ट के पास करता है। इधर भी आता है, लेकिन इधर अरावली की वजह से पैरेलली हिमालय के फुटहिल्स दिल्ली तक जाता है, इस वजह से ये हिस्सा ड्राई होता है, क्योंकि यहाँ तक बे ऑफ बंगाल वाला भी नहीं पहुंच रहा है, उसके आते आते तो सूख गया पूरा हवा। अरेबियन सी वाला भी जो है ना, अरावली बीच में KMH बन गया, KMH बोले तो कबाब में हड्डी, और उधर से उस पार चला गया, डेजर्ट के साइड गया ही नहीं, इसलिए वो हिस्सा आपका क्या रहता है, डेजर्ट, ड्राई रहता है। तो ये जब मॉइस्चर लेडन विंड लैंड की तरफ पहुंच रहा है तो आप उसको कहोगे एडवांस कर रहा है, मेरे तरफ मॉनसून आ रहा है, दैट इज एडवांसिंग मॉनसून। ये दूसरा सीजन हो गया। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इससे ज्यादा आपको अभी नहीं ध्यान में रखना है। अब इसको अगर आप नोट करना चाहे तो पॉज करके नोट कर लीजिए। बार बार कह रहे हैं ध्यान में रखना, साउथ इंडिया में बे ऑफ बंगाल का खास फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाता है। अब आता है क्या, अब जैसे जैसे अब सन लगभग मान के चलो सितंबर के बाद से, सितंबर में एक और आता है ना इक्विनॉक्स, उसके बाद से जो सन है वो नीचे की तरफ पहुंच रहा है, नीचे की तरफ, वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ पहुंचेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि ये वाले हिस्से में आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा,
हीट क्या होगा, कम होगा, यानी कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। लैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो जल्दी ठंडा भी होगा, जल्दी गर्म भी होगा। जबकि वाटर जो उतने देर तक हीट हुआ था अब उसको ठंडा होने में समय लगेगा, तो ये आपका क्या है, वार्म है। माने यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम। अब ये कंफ्यूज मत होना, वहां पे जो रिलेशन बताए थे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उस वो दूसरा सेंस था। वो ये सेंस था ना कि जिस भी जगह पे आपका एयर का मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, वो आपस में टकराएगा ज्यादा, तो वहां एनर्जी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वहां हीट जनरेट ज्यादा होगा। और चूंकि हवा है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो भागेगा अपनी जगह को छोड़ के। तो लॉन्ग टर्म में ये आप कंफ्यूज कर सकते हो। एक बार लिख लो फिर वापस से मैप पे आएंगे, वरना कहोगे मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, फिर गरियाओगे बैठ के। ध्यान से समझो, ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरा चैलेंज है। समझिए, एयर है वो एक तरह का क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म मतलब क्षणिक भर के लिए, आपका जो एयर है उसका अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उसके आपके क्या है, ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वहां पे कोलिजन जो है वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर का जो फील है वो क्या रहेगा, ज्यादा होगा। लेकिन नोट नोट नोट, माथा में एकदम घुसा लो कंसेप्ट को, ये मत कर लो। फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अब क्षणिक भर के लिए तो देख लिए, जैसे होता है ना कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या हुआ कि पापा आए और थप्पड़िया दिए 2 थप्पड़। अब हुआ क्या कि क्षणिक भर के लिए जो है ना आपके दिमाग में बैठ गया कि पापा से बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है, हमको आते हैं और खाली मारते रहते हैं, और ये वो आप अपने मन में जो है गलत 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 फहमी बैठा लोगे। लेकिन अगर उस वक्त आप अपने गुस्सा को शांत करके या थोड़ा देर 10 मिनट बस ध्यान से सोचो कि इस चीज का मेरे फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो शायद आपको समझ आएगा। नहीं भी आएगा तो वो जब 1-2 साल बीतेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा किए थे पिताजी जो उस समय हमको मारे थे। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में ये क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे यहां पे भी क्षणिक भर के लिए तो वो वहां गर्म हो गया, लेकिन आपका जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में आप जानते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है, कम होता है। उसमें भी एयर में तो और भी कम होगा, एयर में और भी कम होगा। इतना भारी भरकम नाम देके डरना नहीं, सीधे समझो ना, उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगाव कम होगा, दूर दूर रहेगा। तो ये होता क्या रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, हीट होते 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 वहां से एयर एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा। एस्केप जब कर जाएगा तो वहां पे प्रेशर क्या कर देगा, कम कर देगा इमीडिएट। अब यहां पे तो हम बात करें ड्यूरेशन की ना, आपके कई दिनों की बात हो रही है, महीनों की बात हो रही है। तो होगा क्या कि जिस वक्त वहां पे हीट पड़ रहा है उस वक्त तो अचानक से क्या हो रहा है, आपका एयर का अमाउंट ज्यादा है, कोलिजन ज्यादा हो रहा है, हीट बढ़ गया। लेकिन वो एक रेंज ऑफ टाइम में देखोगे तो वहां से एयर तो सब ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या हुआ कि हीट बढ़ने की वजह से वहां प्रेशर क्या हो गया, लो। अब प्रेशर लो हो गया तो वापस से यहाँ हीट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो अब यहाँ का हवा जो है वो उड़ गया। अब क्या है कि अब सफिशिएंट हवा नहीं है तो उड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप सोचोगे ना, रिलेशन वही होल्ड हो रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन वो चूंकि फ्लूइड है, सॉलिड रहता तो क्या होता, जैसे आप रॉड है उसको हीट कर रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स नहीं भाग रहे, तो वहीं पे आपको दिखा रहा है कि हाँ ठीक है, समय के साथ आपका हीट बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, वो हवा एस्केप करता जा रहा है, जैसे जैसे एस्केप कर रहा है उस एरिया का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। इसलिए देखना, जहां इवेपोरेशन होता है ना वहां आपको ठंडी लगता है, पेड़ के आसपास ठंडी लगता है, क्योंकि हीट पड़ रहा है, वाटर वेपर उड़ता चला गया। तो पहले तो हीट पड़ा था, गर्मी बहुत था, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो उस समय गर्मी बहुत था। लेकिन चूंकि एयर है, फ्लूइड है, वो रुक नहीं पाया, वो भाग गया। अब भाग गया तो एयर के अमाउंट कम हो गए, अमाउंट कम हो गए तो कोलिजन कम हुआ, कोलिजन कम हुआ, हीटिंग कम हुआ, तो आपको वहां ठंडक महसूस होगा। तो ये एक अप्रोच है। इसको दूसरा अप्रोच भी बताया जाता है कि भाई वो सराउंडिंग से हीट कैप्चर करके उड़ा तो इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर दिया। ये अप्रोच भी सही है, कोलिजन वाला अप्रोच भी क्या है, सही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चन बना के आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप सीधा सीधा रट्टा मार लोगे ना कि टेम्परेचर बढ़ा
तो आपका जो है यहाँ प्रेशर लो हो गया। तो ये समझो ना कि टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कैसे लो हुआ, शॉर्ट टर्म में कि लॉन्ग टर्म में। यहीं पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दे देगा तो आप या तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन पे समय बीत जाएगा और टाइम चला जाएगा, या नहीं तो आप जो है एकदम से कॉन्फिडेंट होकर गलती करके आ जाओगे। अब एडवांसिंग की बात करते हैं, चलो एडवांसिंग कह रहे, सॉरी रिट्रीटिंग की बात करते हैं। अब ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, काम खत्म हो गया। हुआ क्या था, सन जा रहा है अपना साउथ, साउथ की तरफ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। अब यहां हो गया टेम्परेचर कम, लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हवा उड़ ही नहीं रहा, वहीं पे जमा हो रहा है। और यहां पे आपका क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है ज्यादा है, कूल ये भी हो रहा है लेकिन ये स्लो रेट से हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे इन लॉन्ग ड्यूरेशन प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हवा यहां से उड़ गया है। अब यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है। हवा किस तरफ आएगा, हवा जो है बढ़ेगा लैंड से सी की तरफ। लेकिन फिर से याद रखो, एग्जिस्ट कर रहा कौन सा फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। क्या बोले थे कि जिधर से हवा निकल रहा है उसके सामने खड़े हो जाओ, और अपने जो है नॉर्थ में दाएं और साउथ में बाएं। अभी आप नॉर्थ ही हेमिस्फीयर में हो, तो आप यहां पे फेस करके खड़े हुए, तो अपने आपका दाएं ये होगा और आपका बाएं ये होगा। तो अपने दाएं तरफ यानी इस तरफ, राइट की तरफ आपको हवा को क्या करना है, डेविएट कर देना है। तो राइट की तरफ डेविएट कर दोगे, इसका मतलब होगा क्या, ये हवा इसे आएगा, इसे आएगा। अब देखो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन मार्क करो, किसी भी जगह पे आप ऐसे कार्डिनल पॉइंट बना लीजिए। ये कैसे लग रहा है, ऐसे आता हुआ दिख रहा है, किधर से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। और जो ऐसे जा रहा था इस वाले में, जो ऐसे जा रहा था, एडवांसिंग की बात कर रहा है, एडवांसिंग के वक्त जो हवा जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना, ऐसे जा रहा था ना, कार्डिनल पॉइंट बनाओ, ऐसे जा रहा है, कौन सा है, साउथ वेस्ट। तो जो एडवांसिंग है, एडवांसिंग मॉनसून है, वो क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून है। किसकी वजह से ऐसा हुआ, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। जो आपका रिट्रीटिंग है, रिट्रीटिंग है, वो आपका कौन सा हुआ, नॉर्थ ईस्ट। देख लो डायरेक्शन यहां पे, देख लो। अब इसी की वजह से देखिए कि हो क्या रहा है, जब जो है, अब एक रीजन बताते हैं, चेरापूंजी में, मौसिर नाम में इतना बारिश क्यों होता है। चलो, ये जो आपका कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, वहां पे रेनफॉल क्या है आपका, बहुत ज्यादा होता है। जो चेरापूंजी मौसिर नाम है, और आपका क्या है, हाईएस्ट रेनफॉल हो रहा है, हाईएस्ट रेनफॉल। इसका रीजन बताते हैं, इसका रीजन क्या है, हो क्या रहा है, कैसे करके इंडिया जो था ना इस तरफ से, तो ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच था, बे ऑफ बंगाल वाला एडवांसिंग मानसून, एडवांसिंग मानसून, उसकी वजह से भी यहां पे क्या हुआ, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल हुआ। अब चूंकि यहां पे ये लैंड टू सी है, तो यहां पे मॉइस्चर का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इस वजह से ज्यादा रेनफॉल होगा। वहीं दूसरी तरफ जब रिट्रीट कर रहा है, रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, तो उस वजह से भी ये ऐसे करके इस तरह से है, तो ऐसे आ रहा था ना, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। तो यहां थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट कम है क्योंकि लैंड से आ रहा है ना, तो बट स्टिल है, तो थोड़ा बहुत तो बारिश होगा। यानी कि यहाँ चेरापूंजी में, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 2 टाइम बारिश हो रहा है, 2 टाइम्स रेनफॉल। एक बार एडवांसिंग से हो रहा है और एक बार आपका किससे हो रहा है, रिट्रीटिंग से हो रहा है। दूसरा है कि ये आपका जो कोस्ट है, कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर में आपका जो रेनफॉल हो रहा है ना, रेनफॉल, इसको हम कहते हैं विंटर रेन, विंटर रेन। किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून, ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून। देखो यहां पे हुआ क्या, इस जगह से आ रहा है, तो यहां बे ऑफ बंगाल है, इस बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर जो है ट्रैप किया, मॉइस्चर ट्रैप किया ये हवा, और जाके बारिश करवा दिया किधर में, इधर में, इस जगह पे। तो ये हुआ क्या, जैसे ही आपका लैंड से सी की तरफ मूव कर रहा है, तो कैप्चर कर रहा है, कैप्चर्स मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड कॉज रेन।
इसीलिए कहते हैं विंटर रेनफॉल, और ये आपके क्रॉप्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे ये आपका ये मॉनसून शावर हो गया, या फिर कह सकते हो आपका ब्लॉसम शावर हो गया, एलिफेंटा शावर हो गया, ये सब अलग अलग नाम दिया जाता है। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब में एडवांसिंग मॉनसून से रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि एडवांसिंग उस कोस्ट के पैरेलली भाग जाता है, और जब रिट्रीट हो रहा है ना, तो वापस आते वक्त बे ऑफ बंगाल से हवा उठा के, और ऐसे कोस्ट ही अलाइंड है, इसमें उस हवा की कोई गलती नहीं। कोस्ट ऐसा है कि आने वाले वापस जब लैंड से सी की तरफ, ये भी याद मत रखना, जो हवा गया था वही वापस नहीं लौट रहा है, जो हवा गया था वो अपना काम करके खत्म हो गया। ये दूसरा सेट ऑफ हवा इमर्ज हुआ, वो आया और अपना मॉइस्चर कैप्चर करके यहाँ साउथ इंडिया में बारिश कर दिया, जो कि राइस वगैरह के कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसलिए देखना आपका विंटर के टाइम में यहाँ राइस का कल्टीवेशन होता है। तो ये बात हो गया। अब उसके बाद एक और सीजन देख लेते हैं, कोल्ड सीजन। तो मतलब आपको चेरापूंजी में इतना बारिश होने का कारण समझ में आ गया। अब देखो क्या है कि अब तो पूरी तरह से आपका ड्राई हो गया। डायरेक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए, पिछले लेक्चर्स में भी बताएं, यहां नहीं समझ आया उस लेक्चर में भी जाइए तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब सन पूरी तरह से चला गया साउथ में। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, एकदम कम है। टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब यहाँ ड्राइनेस होगा, यहाँ पे आपका कोल्ड कंडीशन होगा, क्योंकि सन का इंटेंसिटी क्या है, कम है। अब बस इसमें फर्क आएगा किसका, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का। जो कोस्ट आपका पानी के नजदीक है वहां पे मैरीटाइम के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं हो पाता है, और जो दूर है वहां बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि भाई सेम ही सीजन में बैंगलोर में उतना ठंडी नहीं है, लेकिन दिल्ली में है, यूपी में है, बिहार में है, क्योंकि बस कोस्ट का इफेक्ट है। बाकी सन तो गया साउथ में, हीट किसी को कम ज्यादा नहीं पड़ रहा है, हीट सबको कम ही मिल रहा है, बट इंटेंसिटी का ये मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं पे मॉडरेट है और कहीं पे बहुत लो टेम्परेचर हो गया है। तो ये आपका क्या हो गया, सीजन्स हो गया। अब ये जो लाइंस है ना, इस लाइन को पढ़ना सीखो। ये जो लाइन है कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, ये आपका बता रहा है कि जैसे ये है ना 1 सितंबर लिखा है, तो इसका मतलब इस पूरे हिस्से से, ये पूरे हिस्से से आपका मॉनसून विथड्रॉ कर रहा है, मॉनसून विथड्रॉ फ्रॉम 1 सितंबर, मतलब इस पूरे हिस्से से 1 सितंबर से चला गया। सेम इस पूरे हिस्से से आपका 15 सितंबर से विथड्रॉ हो रहा है, ये पूरे हिस्से से आपका 1 अक्टूबर से हो रहा है, इस पूरे हिस्से से 15 अक्टूबर से, इस पूरे हिस्से से 1 नवंबर से, इधर 15 नवंबर, इधर 1 दिसंबर, होते होते फाइनली दिसंबर तक कंप्लीट विथड्रॉल हो जा रहा है, खत्म हमारा सारा सीजन। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या कुछ नया लिखा है, और उसके बाद क्वेश्चन बना के राम राम कर देते हैं इस चैप्टर को। चलिए फटाफट देखिए क्या हो रहा है। क्लाइमेट बता रहा है, डिफाइन कर रहा है सम टोटल ऑफ वेदर, वेदर बता रहा है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एनी पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मानसून मौसम से डिराइव हुआ है। मानसून किसको कहते हैं, सीजनल रिवर्सल, सब आपका पढ़ा हुआ है, बस अंडरलाइन हम करते जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। उसके बाद है कि इंडिया का क्लाइमेट क्या होता है, मानसून टाइप। मानसून टाइप क्यों है, क्योंकि सीजनल रिवर्सल आपने देख लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह का जिक्र है, ये एक एग्जाम्पल है, रट्टा नहीं मारना है कि हाँ यहाँ इतना होता है यहाँ इतना होता है, सबका अपना रीजन है। राजस्थान में इतना हाई टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि सन का इंटेंसिटी है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस भी नहीं है और रेनफॉल भी कम है, तो इस वजह से टेम्परेचर ज्यादा ही होगा। कहीं पे भी पूछे ना कि यहाँ टेम्परेचर क्यों है, एक बार जरा सोचो वहां रेनफॉल का क्या हालात होगा, वहां इवेपोरेशन का हालात सोच लो, अब वहां पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, अपने आप आपको रीजन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सर्टेन प्लेसेस देयर आर वाइड डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली डेजर्ट वाला एरिया होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन अगर ट्रॉपिकल एरिया है, डेजर्ट नहीं कह रहे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला है, वहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ट्रॉपिक्स में आप जानते हो ना कि रिलेटिवली कॉन्स्टेंसी है। उसके बाद है कि ये आपका जो है प्रेसिपिटेशन का दिया है कि इतना से इतना वेरी करता है, ये लास्ट में हम लोग रेनफॉल का पैटर्न देखेंगे, तो ये सब कुछ खास आपके काम का नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, कुछ रीजंस है। बोल रहा है कि राजस्थान में इतना थिक वॉल और फ्लैट रूफ क्यों है, हीट से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए वॉल मोटा होगा तो हीट कम जाएगा। तराई रीजन, तराई जब भी कहना समझ जाना कि वहां पे बारिश दलदलापन ज्यादा है, तो बारिश ज्यादा है
तो इसी वजह से पानी कहीं छत पे जमा ना हो जाए, लॉग ना हो जाए, इसलिए स्लोपिंग रूफ है। आसाम स्टिल्ट का मतलब ऐसे ऐसे बांस लगा रहेगा, उसके ऊपर से आपका घर जो है तैयार होता है, इसी को स्टिल्ट कहते हैं। इसका रीजन है कि आसाम में बहुत ब्रह्मपुत्रा की वजह से ना बहुत फ्लड आता है, क्योंकि नदी बड़ी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है, बट चैनल नैरो हो जाता है, एरिया बहुत बड़ा नहीं है, तो कम एरिया में ज्यादा पानी ले जाओगे तो एनर्जी ज्यादा की वजह से फ्लडिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। अब क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है, तो देखो लैटिट्यूड दिया है, ऑल्टीट्यूड दिया है, यहाँ पे भी वही लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्रेशर एंड विंड, ये सब लिखा हुआ है, सब समझाया हुआ, आप एक बार रीड करेंगे। रिलीफ है, उसका कह रहा है वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट आर लोकेटेड इन वेस्टर्न मार्जिन। सिंपल सा रीजन है, देखो वेस्टर्न मार्जिन में ना, वेस्टर्न मार्जिन में आपका एक तो कोल्ड करंट है, कोल्ड ओशन करंट है, वो ड्राई है, मॉइस्चर नहीं है तो रेनफॉल नहीं होगा। दूसरा है हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है मतलब उस तरफ कोई आपका हवा नहीं आएगा, वहां से हवा जाएगा दूर, तो इसका मतलब है कि कोई अगर रेन बियरिंग विंड आने वाला भी होता तो वहां पे नहीं आ पाता। प्लस है ये आपका रेन बियरिंग विंड से इसका डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा है। ईस्ट के तरफ से हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी रहने दो। ईस्ट के तरफ से जो ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में मॉइस्चर लेडन विंड आता है ना, वो ईस्ट में बारिश कर देता है, लेकिन वेस्ट साइड जाते जाते सूख जाता है। तो ये सारा कंडीशन है, जैसे आप देखना ना, नामीब डेजर्ट है, पेटागोनिया डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, तो सहारा डेजर्ट, ये सब वेस्ट साइड में है शिफ्टेड। तो अभी बच्चों की तरह सीधा समझ जाओ ना कि डेजर्ट वेस्ट में इसीलिए है क्योंकि वहां मॉइस्चर, रेनफॉल ये सब नहीं मिल रहा है। ये सारा चीज देख लो, प्रेशर, एयर, विंड, अपर एयर मतलब ऊपर में जो एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, साइक्लोन वगैरह आ रहा है, ये सब आपका इन्फ्लुएंस करता है। कोरियोलिस फोर्स है, सब आपका पढ़ाया हुआ है, इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है। उसके बाद है कि सीजन्स की बात करें तो सीजन में एक कह रहा है कि कोल्ड विंटर सीजन है, उसमें आप देख लेना टेम्परेचर वगैरह दिखाया होगा, बस यही दिखाया है कि टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस अगर नहीं है तो और ज्यादा कम होगा, इन्फ्लुएंस है तो थोड़ा कम होगा। यही सब आपका सीजन्स बता दिया है, ये मैप है। उसके बाद हॉट सीजन है, एडवांसिंग मानसून है, देन उसके बाद मैप में जैसे जैसे समझाएं एक बार देख लेना है, रिट्रीटिंग मानसून है, ट्रांजिशन सीजन है, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, सबका रीजन है, दिमाग में आपको रीजन बैठाना है। अब ये जो डेजर्ट वेस्ट में क्यों है ना, इसके लिए अभी कुछ चीजें जैसे आपका ट्रेड विंड का थोड़ा डिटेलिंग हो गया, या फिर कि आपका थोड़ा सा जेट स्ट्रीम, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उतना डिटेल में नहीं हुआ है, तो इसलिए उस पर भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना समझ जाओ, वहां पे हाई प्रेशर है, वहां से हवा दूर जाएगा, हवा उस तक नहीं आ पाता है, बारिश नहीं हो पाता है, यही लिए वो डेजर्ट होता है। अब यहाँ पे देखो कि इस जगह पे रट्टा नहीं मारना मैप को, या वो लाइन भी जो लिखा वो नहीं समझना है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या बताए थे, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में हैवी टू मॉडरेट होगा, लो कभी नहीं होगा। देख लो कितना ज्यादा है, 400 से ज्यादा है। क्यों है, एक तो ये कारण था, एक तो ये कारण था, दो बार बारिश हो रहा है। इधर देखो वेस्टर्न घाट में एकदम से सटा हुआ कोस्ट, क्योंकि यहां मानसून आ रहा है सीधे टकरा के, यहां पे ज्यादा बारिश कर रहा है, तो इस वजह से इधर क्या है, हाई रेनफॉल है। दूसरा आप देखिए ये वाला 200 से 400, अगेन नॉर्थ ईस्ट में ही है। कुछ एरिया जो मान लो पहाड़ वहाड़ के बीच में रह गया होगा, वहां 400 से ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कम है। इधर इधर का थोड़ा सा है, क्योंकि इधर आपका इस विंड से भी आएगा और इधर से जो विंड आता है उसकी वजह से भी होता है। दूसरा है एकदम लो वाला, देखो 0 to 20, कौन सा है देख लो, डेजर्ट वाला। तो लॉजिक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो गंगा वाला प्लेन है वो आपका कह लो कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, डेजर्ट वाला है जो कि बहुत कम है। नॉर्थ ईस्ट ज्यादा वाले बारिश में ही आएगा, क्योंकि एक बार जाता हुआ मानसून अरकन योमा से टकरा जो घुसता है तो एक वो गंगा में चला जाता है, और एक सीधे सीधे जो चला जाता है बिना टकराए वो नॉर्थ ईस्ट में जाके बारिश कर देता है। फिर जब वापस भी आता है तो कुछ बचा हुआ आपका बारिश, फनलिंग इफेक्ट इसको कहते हैं, हवा ट्रैप हो गया, आया हुआ बारिश किया, जो बचा कुचा जब लौट रहा था वहां से हवा जब जा रहा था तो आपका क्या होता है कि फिर से बारिश होता है। तो आया हुआ भी बारिश कर दिया, और जब जा रहा है हाई प्रेशर होने की वजह से तब भी थोड़ा बहुत बारिश हो गया। जो एकदम जब भी कोई हवा आता है सी से, और सी से आके लैंड के पास जैसे ही किसी चीज से टकराता है और इमीडिएटली जहां बारिश करेगा वहां पे ज्यादा रेनफॉल होगा। जैसे जैसे जितना दूर जाता जाएगा, ये पॉइंट जो है ना नोट्स में अपने को इनकॉर्पोरेट कर लेना है।
नोट करके। ग्रेटर द डिस्टेंस और मॉइस्चर लेडन wind travels, greater is the loss of moisture and less is the rainfall। सूख जाएगा, रास्ते भर में क्या होगा, उड़ता जाएगा। और प्लस है, उड़ता भी जाएगा। दूसरी बात है कि आपका जहां जहां पड़ेगा वहां भी तो बारिश करेगा, तो ऐसा थोड़ी कि उसके पास हमेशा की तरह ज्यादा ही मॉइस्चर है। वो जाते 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 रेनफॉल कॉज करते करते कम होता जाएगा, लास्ट में सूख जाएगा, कुछ बारिश नहीं। तो यही है। तो मैप में आपको ना रट्टा नहीं मारना है, या रेनफॉल का भी रट्टा नहीं मारना, खुद लॉजिक लगाओ। जहां पे भी मॉइस्चर वाला विंड डायरेक्ट आएगा वो वहां पे बारिश कॉज करेगा। अब उसके बाद है, ये दिया है यूनिफाइंग बॉन्ड, वही जो आपका क्लाइमेट है। मॉनसून की वजह से एक हमारे अंदर क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जितना कॉन्सेप्ट समझाए उस हिसाब से अब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं मिस होगा। बस वही है कि कुछ एग्जांपल्स अगर दिखेगा तो आपको ध्यान में रखना, बाकी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपका छूट गया है। अब देखिए क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। सर्च करो, वेस्टर्न घाट से या नॉर्थ ईस्ट से कोई नाम है वहां से देख लो। क्या है, चेरापूंजी, मौसिर नाम, मौसिर नाम मार्क करो। चेरापूंजी तो है, उसमें भी एक स्पेसिफिक जगह है मौसिनराम। विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर, लू बताए थे ना गर्मी में। काल बैसाखी जो है ना, काल बैसाखी आपको वेस्ट बंगाल के एरिया में बहता है। ट्रेड विंड तो आपका ये परमानेंट है, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में है, ट्रॉपिकल एरिया में परमानेंट, और ये पिछले चैप्टर्स में है आपका, पिछले क्लास में देख लेना। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया इन अप्रोक्सीमेटली, कहीं पे आप देखोगे अर्ली जून लिखा होगा, कहीं अर्ली में, लेकिन अर्ली जून ज्यादा सही होता है। Which one of the following characterizes the cold weather season? कोल्ड है तो देख लो, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ड्राइनेस ज्यादा होना चाहिए, रेनफॉल कम होना चाहिए, तो देख लीजिए आपका कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स। What are the controls affecting, अभी सारे फैक्टर बताए हैं, ये आपका हो जाएगा। Why does India have a monsoon type? हिमालय वाला रीजन आपको हम बता दिए हैं, और सीजनल रिवर्सल भी बता दिए हैं। सीजनल रिवर्सल। Which part of India does experience the highest diurnal range? डायurnal रेंज बताए थे ना, एक डे ले लो और उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें से आप मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कर दो, तो उसी को हम कहते हैं डायurnal रेंज। लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास ना सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, क्योंकि सुबह से हीट होते होते उस समय तक सबसे ज्यादा हीट हो जाता है। और सुबह के मतलब 3-4 बजे के आसपास ना सबसे कोल्ड वाला टाइम होता है, क्योंकि रात भर के ठंडा होने की वजह से उस समय तक आते आते बहुत ठंडा हो जाता है। तो हाईएस्ट डायurnal टेम्परेचर हमेशा डेजर्ट का परिभाषा ही यही है कि एक तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ड्राइनेस होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, एंड प्लस रेंज भी ज्यादा होगा, क्योंकि लैंड है ना, जल्दी हीट होगा जल्दी कूल होगा, दिन में पूरा भपका की गर्मी होगा और रात में पूरा एकदम ठंडा होगा। विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग मालाबार कोस्ट, मालाबार बताए थे ना वेस्ट साइड में, जो वेस्टर्न घाट है उसका आपका महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है वो कोंकण हो गया, कर्नाटका वाला कन्नड़ हो गया, और केरला वाला मलाबार हो गया। तो कौन सा होगा आपका मॉनसून का, अरेबियन सी का जो ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच, ये आएगा टकराएगा, ओरोग्राफिक रेन होगा। ओरोग्राफिक भी बताए हुए हैं पिछले क्लासेस में, पहाड़ से टकरा के जब हवा ऊपर उठता है तो ऊपर उठते उठते क्या होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होता है तो प्रेसिपिटेट करता है। मॉनसून को डिफाइन करना अब आप जानते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक, नाम से पता चला है, ब्रेक मतलब हो जाता है ना कि बीच बीच में आपका क्या होता है, सडन एक स्टॉपेज आता है। कभी कभी देखते हैं मानसून का महीना चल रहा है, 10 दिन लगातार बारिश हुआ, 2 दिन कम, तो उसी को हम ब्रेकेज कहते हैं। तो उसका कारण है ये हवा का, क्योंकि हवा ही तो है। अब वो ठीक उतने स्पीड से उतने एफिशिएंसी से नहीं ब्लो किया, तो वो आते आते देर हो गया, तो फिर आपका एक ब्रेकेज हो गया। ये सिंपल भाषा में समझो। अभी हायर क्लासेस में स्टैंडर्ड बुक्स में इसका पूरा रीजन बताएंगे, मैस्करीन हाई का रोल, जेट स्ट्रीम्स का रोल, एंड प्लस आपका क्या है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वगैरह उस सब और अच्छे से बताएंगे। तो अभी बच्चे की तरह इतना समझ जाओ ना कि हाँ ठीक है, हवा के बीच में गैप हो गया तो ब्रेक कहेंगे। वाई इज द मानसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड, यूनिफाइंग बॉन्ड क्या करता है, क्योंकि यूनिटी ला देता है ना, भाई एक जैसा क्लाइमेट है, पूरे इंडिया पे मानसून का इंपैक्ट है, थोड़ा ना थोड़ा। डेजर्ट साइड में बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो हवा जाता है, बट मैक्सिमम अरावली से डेविएट हो जाता है।
तो एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन सबका कारण मानसूनी विंड होता है। वाई डज द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट? डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि ड्राइनेस की वजह से हवा जो है वो सूखता जा रहा है, बारिश करता जा रहा है और उसका मॉइस्चर कम होता जा रहा है। उसके बाद कह रहा है गिव रीजन एज टू व्हाई सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक्स प्लेस ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि डिफरेंट हीटिंग हो रहा है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, इसीलिए रिवर्सल हो पा रहा है। द बल्क ऑफ रेनफॉल, मतलब इसी को आप एलैबोरेट कर लेना ना कि रिवर्सल इसलिए हो रहा है क्योंकि सन का जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉन, उस वजह से डिफरेंशियल हीटिंग हो रहा है लैंड एंड वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, लैंड का कम है। इसी वजह से क्या है कि जहां जब हाई प्रेशर मिलता है उधर से लो की तरफ मूव करता है। बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। क्यों है? ड्यू टू मानसून, क्योंकि वही फ्यू मंथ है जहां पे आपका डिफरेंशियल हीटिंग बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होता है, मानसून डेवलप करता है। तमिलनाडु क्यों करता है विंटर रेनफॉल? ये अभी जस्ट डायग्राम से बताए हैं। रिट्रीटिंग मानसून बे ऑफ बंगाल से क्रॉस करके मॉइस्चर लेके आता है और रेनफॉल कॉज करता है। डेल्टा ऑफ ईस्ट कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बे ऑफ बंगाल है, ये आपका इंडिया का ये कोस्ट है, ये बे ऑफ बंगाल है। इधर में आपका जो है, इधर में हीटिंग ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो साइक्लोन का डेवलपमेंट, साइक्लोन डिटेल में पढ़ाएंगे। उस वजह से ये आपका क्या होता है कि इधर की तरफ ये डायरेक्टेड होता है। पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर साइड ऑफ वेस्टर्न घाट आर ड्राउट प्रोन, क्योंकि यहाँ रेनफॉल कम है। रेनफॉल कम इसीलिए है क्योंकि यहाँ तक विंड आते आते सूख जाता है। डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। ये तो बताए ना, हाई है, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो करके आप कर लेना, डिफाइन कर देना क्लाइमेटिक कंडीशंस में, रीजनल वेरिएशंस में, कि मतलब कहीं पे आपका जो है बहुत हाई वेरिएशंस है क्लाइमेट में, कि बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन भी देखने को मिलता है, आपको बहुत कोल्ड भी दिखता है, जैसे कॉन्टिनेंटल वाला इन्फ्लुएंस ले लो, नॉर्थ इंडिया के दिल्ली वाली साइड का, कोस्टल एरियाज का ले लो, एग्जांपल डाल देना। गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड सीजन, लिख देना टेम्परेचर कम है, दिन रात सब, रात ज्यादा ठंडा होता है, दिन थोड़ा सा कम ठंडा होता है, सन का इंटेंसिटी कम है, ड्राई विंड है, प्रेशर इस वक्त क्या होता है, ज्यादा होता है लैंड के ऊपर। गिव द कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्ट्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। ये अब मानसून के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, अब देख लेना। इसको आप लोग होमवर्क है, जस्ट ऑब्जर्व करना है ध्यान से। एटलस लेना, कोई सा भी, ओरियन ब्लैक स्वान होता है या कोई भी ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस ले लीजिए, उसमें आप नोटिस कीजिए कि क्या क्या लिखा है। एरियाज रिसीविंग ओवर 400 सेंटीमीटर, तो क्या बताए थे, नॉर्थ ईस्ट वाला, चेरापूंजी वाला साइड ले लेना। जो आपका वेस्टर्न घाट एकदम सटा हुआ है, मालाबार कोस्ट, वो लेस देन 20 सेंटीमीटर। चले जाओ थार डेजर्ट वाला साइड, वो ले लेना। डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून बताए थे, ऐसा वाला डायरेक्शन ले लेना। एक बार प्रैक्टिस करो, ये आपको प्रैक्टिस करना, ये बताया हुआ है, या प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये सारा चीज है, इसमें बहुत कुछ अभी बचा है। अभी सही से वेस्टर्न साइड में डेजर्ट क्यों है, उसका रीजन बचा है। साइक्लोन्स आपको बताना बचा हुआ है। तो अभी आपका जो बेसिक है ना, एक तरह से यहाँ पे आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी पूछता है वो सब आप यहाँ तक सीख गए हो, लेकिन सबका एक तरह से आप क्या सीखे हो, इंट्रो सीखे हो, ताकि आपके दिमाग में अब सिलेबस हो गया। आप देखना सिलेबस उठा के 6 to 9th तक या 10th तक जो आप पढ़ोगे ना, वही सिलेबस में है, बस ये है कि उसका थोड़ा डिटेलिंग और करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई डाउट है तो पहला चीज आप ये करिए कि ट्रेड विंड हो गया, कोरियोलिस का इफेक्ट हो गया, ये सब एक पिछले क्लासेस के वीडियो में भी हम पढ़ाए हैं, वहां जाके आप एक बार देख लीजिए। स्टिल कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई और तरीके से होगा, कोई और तरीके से उसको अलग से फिर से वीडियो बना के आपको समझा देंगे, लेकिन सारा कुछ देन एंड देयर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।